बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। कक्षा 10वीं की परीक्षा जो कि सोमवार को है। कोर्स बी के अंतर्गत जितना भी पाठ्यक्रम है, मैं कोशिश करूंगी कि सारा पाठ्यक्रम मैं आपको 2-3 वीडियो के अंतर्गत पूरा का पूरा पुनरावृत्ति के रूप में करवा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता पर्वत प्रदेश में पावस। पर्वत प्रदेश में जो पावस कविता है, आप एक ध्यान रखेंगे बच्चों, इसको याद करने का एक आसान तरीका। पर्वत प्रदेश में पावस, ये प्राकृतिक सुंदरता की कविता है। जब सौंदर्य की कविता है तो हम ये याद रखते हैं कि राइटर का नाम भी स से ही है, तो हमें याद रहेगा सुमित्रा नंदन पंत। अब इस कविता के अंतर्गत बताया गया है कि प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखें निहारने की अनुभूति होती है। यही नहीं, यहाँ पर कवि ने ये भी बताया है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो प्रकृति में प्रत्येक पल में रूप बदल जाता है। किस प्रकार से झरनों की बात की गई है, तो चलिए कविता के अंतर्गत शुरू करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल प्रकृति परिवर्तित प्रकृति वेश। कहते हैं प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव हो रहा है। अब बार बार बदलाव से अभिप्राय है कि कभी धूप निकलती है तो कभी वर्षा हो जाती है। अगला हमारे पास पैराग्राफ है। मेखलाकार पर्वत अपार, आपने सहस्र दृग सुमन फाड़। सहस्र का मतलब है हजारों और दृग का मतलब है नयन, आंखें। हजारों पुष्प रूपी आंखें, ये पंक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखो और इस शब्द को याद करो। हजारों पुष्प रूपी आंखें, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। कहते हैं इस पद्यांश में कवि ने कहा है कि पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की गई है। जिस प्रकार स्त्रियां सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कमर के चारों ओर तगड़ी अर्थात एक तरह सा कमर में बांधने वाले आभूषण को ग्रहण करती हैं, उसी प्रकार से वो कहता है जो ये पर्वत हैं ये गोलाकार है। साथ में कहा गया है हजारों पुष्प रूपी आंखें, जो कि प्रकृति है वो फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। कहता है ऐसा लगता है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण जो पहाड़ है उसके नीचे की जगह पर तालाब बन गया है, पानी इकट्ठा हो गया है। तो कहते हैं कि जिस पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो पहाड़ है वो अपनी परछाई, अपना प्रतिबिंब उस जल के अंदर देख रहा है। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब निर्झर का अर्थ है झरना। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरि का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो पहाड़ है, प्रकृति जब अपने सुंदर वेश में आती है तो मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने आवाज़ करते हैं और वे पहाड़ों का गुणगान करते हैं, और उनकी ध्वनि नस नस में उत्तेजना और उत्साह को भर देती है। पर्वतों के हृदय से उठकर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब गिरिवर के उर से उठकर अब पहाड़ों के ऊपर जो पेड़ लगे हैं, ऐसा लगता है कि पहाड़ों के हृदय से उठकर अनेक पेड़ ऊंचा उठने की कोशिश कर रहे हैं और एक टक दृष्टि लगाकर शांत आकाश को देख रहे हैं, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक टकी लगाकर देखते हैं लेकिन कुछ चिंता में डूबे हुए हैं, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा देते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्जर है, टूट पड़ा भूपर अंबर। धस गए धरा में सब विशाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल,
यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। भूधर का मतलब है भूमि पर जिसने धारण किया है, भूमि के ऊपर जो धरा गया है वो क्या है? पहाड़। पारद के पर, पारद के पर का मतलब है पारे के समान सफ़ेद एवं चमकीले पंख। इस पद्यांश में कवि ने कहा है कि तेज़ वर्षा के कारण मौसम ऐसा हो गया है कि धुंध के कारण ऐसा लगता है कि मानो पेड़ कहीं उड़ गए हैं, अर्थात गायब हो गए हैं। ऐसा लगता है पूरा आकाश ही धरती पर आ गया है, केवल झरने की आवाज़ें ही सुनाई दे रही हैं। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के जो वृक्ष हैं वो डरकर धरती के अंदर धंस गए हैं और चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि मानो तालाब के अंदर आग लग गई है। जबकि तालाब के अंदर आग नहीं लगी, ये केवल इसलिए हम समझा रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि जब बहुत अधिक वर्षा हुई है, हर तरफ से पानी जो है वो आया है और वो सब एक तालाब में इकट्ठा हो गया है। ज़ोर से पानी गिरने के कारण ऐसा लगता है कि उसमें से धुआं निकल रहा है, भाप उड़ रही है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब में आग लग गई है। कहते हैं मौसम में इंद्र भी अपना रूप बदलकर मानो इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। फिर देख लीजिए, पैराग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर का मतलब पहाड़। ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत अधिक वर्षा होने के कारण जो पहाड़ है वो गायब हो गया है। फड़का अपार पारद के पर, क्योंकि वो जो पारद के पर का मतलब है कि पारे के समान धवल या सफ़ेद और चमकीले पंख। जो बादल आ रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं और वर्षा आ रही है, तो इसलिए जो पहाड़ है वो गायब हो गया है। रव शेष रह गए हैं निर्जर। रव का मतलब है शोर। अब केवल झरनों के अंदर शोर ही दिखाई देता है टूट पड़ा भू पर अंबर। और ये सब देखकर लगता है कि मानो आकाश अंबर टूटकर ज़मीन पर गिर गया है, क्योंकि हर समय हर जगह वर्षा का पानी है। धस गए धरा में सब विशाल, उड़ रहा धुआं जल गया ताल। और डर के कारण सभय का मतलब है कि भय के साथ, डर के कारण शाल के वृक्ष धरती के अंदर धंस गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो तालाब है मानो उसमें आग लग गई है। ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। अब इसके साथ अगर हम अभ्यास कार्य को देखें, अभ्यास कार्य में बताया गया है हमारे पास कि पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब आप देखोगे ये जितने भी हमने पढ़े हैं अभी इसके पैराग्राफ, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। भाई कभी धूप आ रही है तो कभी वर्षा हो रही है, प्रकृति अपना रूप बदल रही है। मेखलाकार शब्द का अर्थ क्या है? मेखलाकार का अर्थ लिया गया था गोलाकार। वो जो अभी हमने बताया कि जैसे कमर के चारों ओर वो आभूषण पहनते हैं, यहाँ पर पर्वतों का आकार भी वैसा है। सहस्र दीर्घ सुमन से क्या तात्पर्य है? सहस्र का मतलब है हजारों, हजारों पुष्प रूपी आँखें प्रकृति सौंदर्य को देख रही हैं। कवि ने तालाब की समानता किससे की है? अब उनको हमने दर्पण से कहा है, क्योंकि दर्पण के अंदर आकार पर्वतों को अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब पर्वत के हृदय से उठ उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे हैं? वे किससे बातें कर रहे हैं? अब जो पर्वत के ऊपर लगे हुए वृक्ष हैं वो आकाश की ओर देख रहे हैं, लेकिन वो एकटकी लगाए देख रहे हैं, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ चिंता में भी हैं। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए हैं? क्योंकि बहुत अधिक वर्षा होने के कारण शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंस गए हैं। झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? अब जो बहते हुए झरने हैं वे वर्षा के कारण पूरे भर चुके हैं और उनके अंदर से जो पानी गिर रहा है वो मोतियों की लड़ियों के समान है और पर्वतों के गौरव का वो गान कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से भाव स्पष्ट करने हैं। टूट पड़ा भू पर अंबर, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब भू पर अंबर का मतलब क्या है कि जो आकाश है, अंबर है, वो टूट कर धरती पर गिर गया है। और ये सारी के सारी पंक्तियाँ कविता के अंतर्गत आ चुकी हैं। जिस प्रकार से ये कविता आपको समझाई गई है, इसी तरह से अगली वीडियो में आपको अगली कविता कराई जाएगी
और उसका अभ्यास करिए और अर्थ बता दूंगी। लेकिन इसमें जो कुछ मुख्य शब्द हैं जैसे दृग सुमन, हजारों पुष्प रूपी आँखें, मेखलाकार, करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल या गोलाकार, दर्पण का मतलब है आईना, और एक आया था झाग। झाग का मतलब है फेन भी कह सकते हैं, झाग भी। उच्च आकांक्षा, ऊंचा उठने की कामना, और तरुवर का अर्थ है पेड़। अनिमेष का शब्द लिया था हमने, एक टकी लगाकर देखते हैं। इधर आया था सभय शाल, डर के कारण शाल के वृक्ष, और इस तरह से इंद्र खेलता इंद्रजाल। इंद्र ने कोई माया को रचा है और वो इधर उधर विचर कर रहा है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।